नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की थ्योरी, यानी इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर लाइनमैन जैसे जीएसओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल की आप थ्योरी करना चाहते हो, निःशुल्क बैच आपके लिए स्टार्ट है, थ्योरी और एमसीक्यू। ठीक है ना, सुबह सुबह आपको थ्योरी मिलती है 10 बजे, और शाम को आपको मिलते हैं एमसीक्यू की क्लासें। तो थ्योरी और एमसीक्यू करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है साइंस गुरु बलवंत, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, साइंस गुरु बलवंत के नाम से है। ठीक है ना। और यहाँ पर कोई पेड नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा आपके लिए फ्री बैच रहने वाला है। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो और मस्त तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपने देखा भी होगा जितनी आज तक वीडियो आई है वो सारी की सारी बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से बनाई गई है, बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। धीरे धीरे ऐसे करते करते आप सारी, जैसे डीसी थ्योरी है, एसी थ्योरी है, डीसी मोटर है, एसी मोटर है, डीसी मशीन है, एसी मशीन है, ट्रांसफॉर्मर है, प्रेरक, इंडक्टर है, कैपेसिटर, सब सारी चीज़ें किस प्रकार से वितरण होता है, सेफ्टी क्या होती है, यही तो सिलेबस है, सारा गा दिया भाई मैंने। ठीक है ना। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके तो लगभग चैप्टर खत्म हो चुके हैं। डीसी थ्योरी का ही कुछ पार्ट खत्म हो गया, डीसी थ्योरी को आज कंप्लीट करते हैं आप। और उसके बाद जैसे कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, वाट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते अपना सारा कुछ कवर कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो एक साथ देखते हो तो बर्डन हो जाएगा, एक साथ इतनी वीडियो देखते हो शुरू से लगते हो हाँ जी, ये तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पहाड़ नजर आता है। धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सारी जितनी भी है 70% थ्योरी जो आएगी सारी कवर कर लेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप लेके आओगे, जितने नंबर किसी भी टीचर से पढ़े हो आप वहाँ से आएंगे, उससे ज़्यादा ही नंबर आने की संभावना बनेगी आपकी। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा इतना फ़र्ज बनता है भी आपको मैं क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और उसको समझाऊँ। कंटेंट बुकों में मिल जाता है, लेकिन समझाना काम है मेरा बस। ठीक है ना। वीडियो 2 की स्पीड से देख लो, 5 की स्पीड से देख लो, जितनी स्पीड से हो देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर इसको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ये काम आप करो, बाकी नौकरी लगाने का काम मैं कर दूंगा आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो नौकरी लगा दूंगा। ठीक है ना। आपको मैं एक सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी बना दूंगा, जिस तरीके से आप भी इसमें छोटी सी नौकरी लगे हुए हैं ना। अब देखो आपने, अच्छा देखो, मुझे पहले लिखने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ना, क्योंकि पहले लिख के पढ़ाना होता तो अब तक 20 लेक्चर में तो आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया होता आपने। हम डीसी थ्योरी के अंदर हम डीसी सर्किट पढ़ेंगे, यानी डीसी प्रीपथ पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है, किरचॉफ का नियम, ओम लॉ जो है उसके बारे में डिस्कस करें। किरचॉफ का लॉ नियम क्या है, करंट लॉ क्या है, वोल्टेज लॉ क्या है। उसके बाद हम इसके अंदर जो एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, सक्रिय क्या होता है, एक्टिव इनएक्टिव क्या होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करके इसको हम कर दें खत्म आज ही बस। प्रीपथ होता क्या है, पहली बात तो सर्किट क्या होता है, यानी आप कह सकते हो एलिमेंट या अव्यय को व्यस्त व्यवस्थित तरीके से संयोजन या जोड़ना, संयोजन एलिमेंट का लिख लो ना, व्यवस्थित तरीके से संयोजन करना जिसमें विद्युत कार्य संपन्न हो सके। ये तो होगी डेफिनेशन प्रीफत की। यानी प्रीफत या सर्किट होता क्या है, तो आप कहोगे जी सर्किट तो वही है, ये देखो क्या है, जिसके अंदर मतलब इस तरीके से जोड़ना। इस पे मत जाओ क्या लिखा हुआ है भाई। एक सर्किट का मतलब क्या होता है, प्रीफत का मतलब क्या होता है, यानी एलिमेंट जो होते हैं, जैसे आपके पास बल्ब है, जैसे आपके पास एमसीबी है, इसके पास फ्यूज है, जिस प्रकार आपके पास स्विच है, तो यानी उसको इस तरीके से जोड़ना ताकि उसके अंदर विद्युत कार्य प्रॉपर तरीके से हो सके, यानी इलेक्ट्रिकल जो वर्क है जो हम करना चाहते हैं वो सही तरीके से हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपथ कहते हैं। ठीक है ना। यानी क्या क्या जोड़ना है जी, आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो विद्युत सोर्स होना चाहिए कोई भी,
इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक फ्यूज होना चाहिए या एमसीबी फ्यूज होना चाहिए, यानी जिसको हम कहेंगे सुरक्षा युक्ति, ठीक है ना। या आपके पास क्या होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक स्विच होना चाहिए, यानी इसको हम कहेंगे नियंत्रक युक्ति, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, नियंत्रक युक्ति। और उसके बाद आप लगाओगे क्या लगाओगे, लोड, यानी ये चीजें जरूरी है, उसके बाद आगे फालतू लगाओ वो आपकी मर्जी है। लोड लगाना है आपको, लोड, ठीक है। ये तो हो गई बातें। कैसे जी, विद्युत स्रोत यानी आपने कोई बैटरी ले ली, ठीक है ना, बैटरी से आपने क्या है सुरक्षा युक्ति, आपने एमसीबी लगाई या आपने लगा लिया फ्यूज, ठीक है जी। नियंत्रक युक्ति आपने लगाना है स्विच, स्विच हो गया, रेगुलेटर हो गया, कोई भी जो काम करते हैं नियंत्रक युक्ति कहलाती है। जैसे आपने पंखे के बीच में रेगुलेटर, लोड आपने मान लो बल्ब लगाया, हीटर लगाया, कुछ भी लगाया, वो लोड कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, बल्ब हो गया, कुछ भी लगाओ, फ्रीज कूलर सब लगा सकते हो आप, ठीक है। यानी कोई चीज आप लगाओगे तो इस प्रकार से उसको सेट करना भी, सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये सुरक्षा युक्ति जो मतलब सर्किट की क्या करे, सुरक्षा करे, उसका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोटेक्शन दे, यानी फ्यूज हो गया आपका, आप एमसीबी हो गई, और बहुत कुछ आप लगाते हो, ठीक है। नियंत्रण युक्ति वो हो गई जो स्विच है या रेगुलेटर है, उनको यूज करके आप क्या हो उसको नियंत्रित कर सकते हो भी। हो सकता है आपको धारा कम भेजनी हो, धारा ज़्यादा भेजनी हो, धारा नहीं भेजनी हो, धारा भेजनी हो, उस प्रकार के जो युक्तियां होती है उसको हम नियंत्रक युक्ति कहते हैं। लोड हीटर जिसमें काम हो रहा है, जिस काम के लिए आप पर्पज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो हो जाएगा विद्युत स्रोत, बैटरी सेल हो गया, कोई विभव स्रोत हो गया, कोई आपका करंट स्रोत हो गया, इस प्रकार से। जैसे आप इस पर बना सकते हो जी, कैसे बना सकते हो, देखो आपने ले लिया, मान लो ये आपके पास सेल है, बैटरी है, तो बैटरी क्या होगी, ये हो गया स्रोत, ठीक है। ये आपको पता है पॉजिटिव होता है, और ये आपको पता है छोटे वाला नेगेटिव होता है, छोटी चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। ये आपका जाएगा इधर, ठीक है। क्या लगाना है आपको, पहले लगा लेना है आपको कोई सुरक्षा युक्ति, यानी आपने लगा लिया फ्यूज, ठीक है ना, आपने क्या लगा लिया, फ्यूज लगा लिया। अब चले गई आगे, फिर आपने क्या लगा लेना है, एक लगा लेना है स्विच, ठीक है ना, क्या लगा लेना है, स्विच। और ये सिरा मान लो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लगा मिलेगा, आपने लगा लिया कोई बल्ब लगा लिया मान लो, ठीक है ना, बल्ब लगा लिया, तो ये हो गया आपका सर्किट, इसे सर्किट कहते हैं। यानी विद्युत धारा इधर इधर जाएगी, आपको पता ही है, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, और अपना काम करेगी, ये बल्ब जल उठेगा, ठीक है ना, और इधर वापस आ जाएगी बेचारी, इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, सर्किट। यानी ये क्या है जी, आप कहो जी ये एमसीबी, आप कहोगे जी ये तो फ्यूज है, ठीक है। ये क्या है जी, ये तो आपने स्विच लगाया है, ठीक है, ये सोर्स है जी कोई। और ये क्या है, लोड, यानी रजिस्टर होगा, कोई ना कोई लोड होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफत कहते हैं, इस प्रकार से। यानी प्रीफत वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से लगाए जाए ताकि विद्युत कार्य संपन्न हो सके। तो ऐसी व्यवस्था को या व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रीपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपथ कहते हैं, जिसके अंदर कार्य संपन्न हो सके, ठीक है ना, विद्युत कार्य संपन्न हो सके, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एक चीज याद रखना, डीसी परिपथ जो होता है ना, एसी परिपथ की बातें बाद में करेंगे। डीसी परिपथ में मुख्य जो स्रोत है और मुख्य अवयव है या एलिमेंट है, वो क्या होता है, आपसे पूछे मुख्य, तो वो होता है आपका प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, क्योंकि अवयव तभी होगा ना, गुण हो गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोधक यानी रजिस्टर होता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, डीसी परिपथ के लिए कौन सा नियम काम में आता है, तो डीसी परिपथ के लिए, डीसी सर्किट के लिए ओम का नियम, सरल, तो एक बात में लिख लेना। और दूसरा कौन सा आता है, डीसी परिपथ के लिए दूसरा नियम भी लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम, दोनों पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम,
मुख्य रूप से जो है किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा भी कठिन जो होता है यानी सरल जो सरल सरल परिपथ के अंदर आपको क्या करना है, वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस यानी आपको प्रतिरोध वोल्ट धारा पता करनी है। सरल अगर वो परिपथ है तो उसके अंदर किसके द्वारा की जाएगी, आपको जी ओम के नियम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर आई आर होता है, कर लेंगे, V बराबर आई आर होता है। लेकिन वो जटिल है यानी ओम के नियम से, ओम का नियम जो परिपथ में लगा के हम जिसकी वोल्टेज का, एम्पियर का या रजिस्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस का हम पता नहीं कर पाते, वहां पर कौन सा नियम लगता है, तो वहां लगता है आपका किरचॉफ का नियम, जिसे हम कहते हैं, आप कह सकते हो जटिल। ठीक है ना, जटिल क्या, या मतलब जिसको ओम के नियम से मापना कठिन है वहां पर किसका नियम यूज होगा, किरचॉफ का नियम यूज होगा। नॉर्मल नॉर्मल बातें थी, आपने पता की होगी युक्ति क्या होती है। ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझते हो तो क्वेश्चन आप हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाते, लो लेवल के तो क्योंकि आपको पता ही होना नहीं, पता ही नहीं है सर्किट क्या है। हम बात सर्किट की करेंगे बार बार, तो सर्किट ये चीज़ होती है। ठीक है ना, आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको आसान बना सकता हूँ। ठीक है, कंटेंट मेरा न तो लिखा हुआ है, न भी कोई भी टीचर अगर दावा करता है भी मैंने कंटेंट लिखा है तो वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके ही लिखा होगा। ठीक है ना, आप किसी भी मतलब यूट्यूबर या किसी भी पेड कोर्स से कंपेयर करोगे तो हो सकता है मेरा डाटा किसी न किसी तो मैच करेगा, मैच सभी से करेगा, देख लेना, डाटा सभी से मैच करेगा क्योंकि वही है। अब किरचॉफ का नियम किरचॉफ का रहेगा। ठीक है, उसका समझाने का तरीका अलग हो सकता है, यानी ओम का नियम ओम का ही रहेगा, उसका समझाने का तरीका अलग हो सकता है। यानी मेरा समझाने का तरीका मेरे पास है, सब टीचरों का अलग अलग होता है। आपको जिसका पसंद आता है, मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आप सही जगह आए हो। ठीक है ना, और सही जगह आने का मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। अब परिपथ जो होता है ना, परिपथ चार प्रकार के होते हैं। परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपका बंद परिपथ, क्लोज सर्किट, बंद परिपथ। दूसरा कौन सा होता है जी, खुला परिपथ, ओपन सर्किट। तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट सुना ही होगा आपने, यानी लघु परिपथ। पूरा कर देंगे डीसी थ्योरी को आज, लघु परिपथ। बने रहिएगा, लंबी वीडियो रहने वाली है, और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। एक होता है लीकेज परिपथ, यानी जिसको हम क्षरण परिपथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्षरण परिपथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और इसको बोलते हैं लीकेज सर्किट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा आ गया जी, मजा आ रहा है। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ाते रहो, है ना। देखो, समझना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। मैंने ये परिपथ बनाया, जो जो इसके अंदर लगाना था मैंने लगाया। बोलो जी आपने क्या लगाया, ये लगाया। मैंने एक और बनाया, ये लगा दिया स्विच, और ये मैंने कोई लोड लगा दिया। ठीक है ना, ये मैंने कोई लगा दिया सोर्स, बैटरी लगा दी मान लो। ठीक है ना, धारा ऐसे बह रही है, और धारा अपना क्या कर ले, क्या कर ले, पूरा रास्ता तय करके वापस सोर्स के पास आ रही है। ठीक है ना, अपना काम करके पूरा अगर वापस आ रही है, यानी जितनी धारा खपत हो रही है उतना अगर वो काम करके वापस आ रही है, तो इसका मतलब वो सर्किट कौन सा होगा, क्लोज सर्किट। यानी क्लोज सर्किट का मतलब वह होता है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो। ठीक है ना, सामान्यतः धारा का प्रवाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है जी, वह सर्किट जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और व्यस्त रूप से
सही तरीके से क्या होता है, कार्य संपन्न होता है। कार्य क्या होता है, सही तरीके से कार्य संपन्न होता है, यानी वर्क डन होता है। तो आप कहोगे जी ये कौन सा है, क्लोज सर्किट है जी। ठीक है, क्लोज सर्किट है। क्लियर है। अब आप बताओ इसके अंदर जो धारा का मान है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूज पे नहीं जी, स्विच पे नहीं जी, डिपेंड किस पे करेगा, आर यानी रजिस्टर जो इसके अंदर लगा है, लोड लगा है उस पे। ठीक है ना, वो तो धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे जी वो सीधा सीधा धारा का मान आई, करंट का मान, धारा का मान आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है ना, प्रतिरोध, और प्रतिरोध के नियम, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है ना, और R बराबर क्या हो गया, तो R I बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे जी V बटा 3। आई को इधर रख लूं और तो V बटा R हो जाएगा, यानी आप कहो जी I किसके बराबर है, यानी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आप कहोगे जी आपके हिसाब से तो इसके अंदर परिपथ में जो धारा होगी वो किसके हिसाब से घटे बढ़ेगी, तो धारा अगर बढ़ रही है, मान लो अगर धारा बढ़ रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। अगर धारा उसके अंदर घटेगी, इधर उसके अंदर धारा क्या हो रही है, धारा घट रही है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्लोज सर्किट के अंदर ये ओम का नियम है पूरा का पूरा सही से लागू होता है, यानी आप कहोगे जी कैसे। ठीक है, यानी धारा किस पे डिपेंड करती है क्लोज सर्किट में, तो धारा आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, धारा किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहोगे जी प्रतिरोध पे डिपेंड करती है। क्लोज सर्किट में किस पे, प्रतिरोध पे, बाकी भी प्रतिरोध पे निर्भर करेगी, लेकिन यहाँ पर धारा सीधा सीधा भी क्लोज सर्किट के अंदर धारा बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध बढ़ रहा है क्योंकि उल्टे अनुपाती है दोनों के, यानी ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये क्या है, इसका मतलब ये घट रहा है। ठीक है, तो किस पे निर्भर करती है, धारा इस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तो क्लोज सर्किट है जिसके अंदर आर जो होता है, आर आई वी जो है एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। दूसरा हो गया खुला सर्किट। खुला कैसे जी, जय हो तेरी, मान लो मैं छोटा सा, दिखाई दे देगा क्या, मैंने बनाया, ये लो, ये बना दिया मैंने, दे देगा ना, ठीक है, ये बना दी मैंने कोई सोर्स, और ये लगा दिया लोड। ठीक है, लोड लगा दिया, बल्ब जल रहा है जी, हाँ जी चल। अब आप मेरे को ये बताओ, अब तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लोज सर्किट, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहां से कुछ इसमें, कहां से, यहां से कोई वायर थी और सीधा सीधा यहाँ टच कर दिया उसको, यहाँ से वायर थी और सीधा सीधा उसको यहाँ टच कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब ये बताओ ये बल्ब जलेगा क्या, क्योंकि धारा इधर नहीं जाती, धारा छोटे से छोटा रास्ता जिसके अंदर कम से कम प्रतिरोध हो उसको, उस रास्ते को चुनती है। यानी आप जिस रास्ते को चुनते हो ना भी, जहां कम से कम कांटे हो, कम से कम वो रास्ता, आसान रास्ते को चुनती है। तेरी क्लोज सर्किट, खुला सर्किट। ठीक है ना, अब दोबारा पूरा करो इसको, ये रजिस्टर है कोई आर है, ये तो हो गया बंद सर्किट। ठीक है ना, बंद सर्किट में खुला है, खुला मतलब आपने इसको क्या कर दिया ना जी, हम तो करते बहुत खतरनाक आदमी, आपने तार काट दिया। अब आपने तार काट दिया तो धारा इधर से तो आ रही थी, जाने किधर थी, इधर थी, इधर से आई, इधर से, इधर कोई जाएगी क्या, कहीं नहीं जाएगी, यानी धारा नहीं जाएगी, धारा का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। क्योंकि धारा का प्रवाह तभी होता है जब क्या हो, कोई ना कोई सर्किट दोनों क्या हो, पूरा हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर्किट जब पूरा नहीं होगा तो इसके अंदर बीच में ब्रेक है, तो इसको हम क्या करते हैं, खुला। जैसे खुला करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो कौन सा सर्किट होगा, तो आप कहोगे जी बंद सर्किट।
क्लोज सर्किट होगा। अगर स्विच ऑन है तो कौन सा सर, स्विच ऑन है तो कौन सा सर्किट होगा, पंखा चल रहा है यानी काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्लोज सर्किट है। स्विच जैसे ही आपने बंद किया पंखा बंद हो जाता है, यानी धारा का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। धारा आती है यहाँ तक देखती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता आपने बंद कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, खुला सर्किट कहते हैं। जिसके अंदर क्या होगा, प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा होगा, यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर आपसे पूछे आई यानी धारा क्या होती है, ठीक है, और आपसे पूछे वी क्या होती है यानी विभव क्या होता है, तो आप बताओ विभव होगा क्या, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है जी, प्रतिरोध तो अनंत है, प्रतिरोध क्या है, अनंत। कैसे पता चला, देखो धारा इसके अंदर क्या होगी, तो धारा हो जाएगी आपकी जीरो, यानी किसके बराबर है, शून्य। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन भी धारा जो है वो क्या है, विभव कितना है, तो विभव की क्या है, शून्य है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध कितना है, अधिकतम यानी अनंत है, क्या है, अनंत है। क्लियर है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक क्लोज सर्किट जो ओपन सर्किट है यानी खुले परिपथ के अंदर धारा कितनी होती है, यानी धारा का मान किसके बराबर होता है, तो धारा जो ओपन सर्किट में धारा शून्य के बराबर होती है। प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि ये कोई रास्ता ही नहीं है, यानी प्रतिरोध अनंत का मतलब ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो अनंत प्रतिरोध है, जितना होना चाहिए उतना प्रतिरोध है, तो वो प्रतिरोध अनंत है। धारा जीरो है, विभव शून्य है। ये कहाँ से पता चला जी, क्योंकि विभव शून्य तब, विभव तो जब जुड़े होंगे टर्मिनल के बीच में मापा जाता है ना, तो ये तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, बीच से कैसे मापोगे, इसका विभवांतर जो है आप कैसे मापोगे, यानी दोनों का बीच का अंतर कैसे मापोगे, नहीं माप सकते ना, ठीक है। तो वो है आपका V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है ना। और R क्या है जी, V बटा R बराबर क्या होती है, आई होती है, ठीक है, आई होती है। और R बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे जी V बटा आई होती है, ठीक है। आपने बताया जी विभव कितना होगा, शून्य होगा, आई कितनी होगी, शून्य होगी, यानी नीचे जब शून्य से किस चीज को भाग देते हैं तो वो किस में आता है, तो आर किस में आ जाएगा, आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर इन्फिनेटिव हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा परिपथ अगर खुला है तो उसके अंदर प्रतिरोध अनंत है, अनंत है तो इसका मतलब किसी को जीरो से भाग दिया जा रहा है, जीरो से जब कोई भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, आपको पता ही है, इन्फिनेटिव आता है। मतलब कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कितना है, अधिकतम से अधिकतम है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं जिसके अंदर कोई कार्य संपन्न नहीं होता। खुला परिपथ वो परिपथ है जिसके अंदर विद्युत धारा के द्वारा कोई कार्य क्या नहीं होता, संपन्न नहीं होता, न विद्युत धारा बहती है, न वोल्टेज होता है, यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके अंदर, लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। इसी कारण दोनों चीजें क्या है, धारा और विभव दोनों शून्य हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शून्य। क्योंकि धारा तब होगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस परिपथ के अंदर मूव करने के लिए आगे रास्ता ही नहीं, रास्ता बंद है, गेट बंद कर दिया आपने, यहाँ से गेट बंद कर दिया तो रास्ता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो इसका मतलब आवेश नहीं बहेगा, आवेश नहीं बहेगा तो इसका मतलब धारा नहीं होगी, ठीक है। और आवेश जो बहता है, ठीक है, यानी कार्य क्या होगा, आवेश के द्वारा ही तो होगा, यानी विभव के इसके अंदर शून्य होता है। क्लियर हो गई मेरे हिसाब से बात, इतना लंबा कौन समझाएगा आपको, ना। लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी मतलब क्या है, आप जिस रास्ते पर यहाँ जहां ले जाना चाहते हो, धारा से जो काम करवाना चाहते हो, धारा उस दिशा में न जाकर किसी दूसरी दिशा में, मतलब क्या है, दूसरे रास्ते से निकल गई। भी आप तो वेट कर रहे थे किसी रोड पे, चौक पे वेट कर रहे थे, लेकिन उसने शॉर्टकट ढूंढ लिया, वो छोटे रास्ते से होके निकल गई, यानी ये रास्ता मिला तभी तो ना, ठीक है ना। यानी ऐसा रास्ता वह धारा का, वह छोटे से छोटा रास्ता जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी धारा का वह छोटे से छोटा रास्ता है। यानी छोटा रास्ता मतलब कैसे जी, एक बार समझाओ आप, डेफिनेशन हमने बहुत पढ़ रखी है ना। जैसे धारा को आप लेके जाना चाहते थे यहाँ से, यहाँ से आपने बहा उसको, लेके जाना था आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा था, कोई हीटर लगा रखा था मान लो, ठीक है। और ये धारा ऐसे आनी थी यहाँ तक, ऐसे घूम के आनी थी,
लेकिन आपने क्या कहा, जैसे ये आई इधर गई, आपने कहा जी इधर जाने से अच्छा है तो इसको यहाँ जोड़ दिया, आपने तार यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब धारा क्या आगे जाएगी क्या, क्योंकि धारा हमेशा क्या करती है, छोटे से छोटे रास्ते का इस्तेमाल करके बाहर भागने की कोशिश करती है, कोई भी हो। आप बताओ, यहाँ पर तो अड़चने आएगी और यहाँ पर अड़चने भी नहीं है कोई, यानी यहाँ पर तो क्या है, प्रतिरोध है, इसके धारा के प्रवाह में बाधा डालने वाली चीज है, तो बाधा डालने वाली चीज की तरफ जाएगी क्या, ये पानी की तरफ। पानी किधर जाएगा बताओ, ढलान की तरफ जाता है मान लो, ठीक है ना। जो आसान रास्ता लगेगा पानी को उधर से जाएगा, तो धारा भी क्या जाती है, जहां पर आसान से रास्ता लगेगा उसको वहां से जाएगी। आप भी वहीं से जाओगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। आप भी एकेडमी में जाने का या कहीं लगने का, नौकरी लगने का, सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये भी शॉर्टकट ढूंढ लेती है। तो यानी जैसे ही आपने इधर से इधर कनेक्शन किया, तो धारा इधर न जाकर धारा किधर आनी शुरू हो जाएगी, इधर से इधर अपना रास्ता पूरा कर लेगी, ठीक है ना। इधर से इधर अपना रास्ता क्या करेगी, पूरा करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं जी, इस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब ये काम करेगा क्या, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि धारा इधर प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रतिरोध से नहीं जड़ना चाहती, वो सीधा सीधा अपना रास्ता पूरा कर लेगी। ऐसा हो सकता है क्या, पटाखा हो जाएगा इसे जोड़ दोगे तो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाया है, जोड़ के देख लेना, दो तार आपस में शॉर्ट सर्किट करा दोगे ना, तो ये होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, क्वेश्चन क्या आएंगे देखो, मतलब क्वेश्चन से है। अब यहां से आएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी इसके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाता है, आप कहो जी रोकने वाली चीज तो यहाँ थी, आर तो यहाँ था, लेकिन यहाँ आर क्या माना जाता है, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध को शून्य माना जाता है। अगर प्रतिरोध शून्य हो गया, ठीक है, तो V क्या हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, आप बताइए, ठीक है। वही बात यहाँ वाली लगा के देख लो, प्रतिरोध क्या है, शून्य, R बराबर शून्य है, और R बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। लो साफ कर लेता हूँ मैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, ओम के नियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V कितना है मुझे नहीं पता, I कितना है मुझे नहीं पता, R कितना है, जीरो है, R कितना है, जीरो है, ठीक है। ठीक है, तो V, ठीक है, तो इसने एक बात बताई, आपको पता हो तो, चलो उसको छोड़ दो यार, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आपको। R अगर जीरो है तो V क्या हो जाएगा जी, V हो जाएगा जीरो, V क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, जीरो। और I क्या है जी, I हो जाएगी इन्फिनेटिव। चलो दोबारा देख ही लेते हैं, तो आप कहोगे जी नहीं नहीं आपने बताया नहीं। आर वी आई ये आपको यहां से पता चलता है, ठीक है। अगर उसने R बराबर क्या दिया है, जीरो दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं, यानी ये जीरो गुणा हो जाएगा। I बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे जी V बटे R होता है, ठीक है। R क्या है जी, R क्या है जी, जीरो है, और V कितना है हमें नहीं पता। तो इन्फिनेटिव से आप अगर भाग दोगे तो आंसर क्या, जीरो से भाग देने पर क्या आता है आंसर, इन्फिनेटिव आता है। तो धारा क्या हो जाती है इसमें, अधिकतम हो जाती है। जितनी धारा यानी किसके बराबर, यानी स्रोत के बराबर। अगर आपने यहाँ से जितनी धारा दी है उतनी ही धारा इस पूरे परिपथ में घूमेगी, ठीक है ना। यानी इस परिपथ में पूरी धारा कितनी होगी, यानी जितनी आप सोर्स के बराबर कह सकते हो, आप कितनी कह सकते हो, सोर्स के बराबर। तो लघु परिपथ क्या होता है, धारा का वह छोटे से छोटे रास्ता जिससे धारा गुजर सकती है, यानी धारा के बहने का सबसे छोटा रास्ता, उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्षरण लीकेज आपने यही लिया, मान लो समझने के लिए यही बातें कामयाब है, आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ठीक है। आपने यहाँ बल्ब लगा लिया, मान लो बल्ब लगा लिया, ठीक है। धारा जितनी यहाँ भेजनी थी वो यहाँ से नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है, आपको जी लीकेज है, कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज का मतलब आपने कोई ना कोई तार यहाँ पे मान लो बॉडी से टच कर रहा है, कहीं कहीं टच कर रहा है, धारा क्या हो रही है, थोड़ी मात्रा धारा वहां से जा रही है, थोड़ी सी धारा क्या हो जाए, दूसरी दिशा में चली जाए, यानी कुछ धारा का जो अंश
कुछ धारा का अंश, यहाँ पर जितनी धारा हम इससे दे रहे हैं वो यहाँ पर बनाए पहुंचे, रास्ते में और रास्ते पर कुछ धारा चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज कहते हैं। जैसे अर्थ हो गया आपका, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है ना। जैसे धारा का कुछ, धारा का दिखाई तो दे रहा है ना, धारा का कुछ अंश विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है तो, प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्षरण परिपथ। यानी ये आपका फंडा था मोटा मोटा, ठीक है। क्या था ये मोटा मोटा आपका फंडा था। यानी बंद परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है, लघु परिपथ क्या होता है, क्षरण परिपथ। क्षरण यानी यार नॉर्मल सा बात है, अर्थ, अर्थ सुना है आपने, ठीक है ना। अर्थ लीकेज जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इसका है। यानी आपने हमेशा सुना होगा अर्थिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपके घर में वायरिंग की गई है, वायरिंग के अंदर क्या हुआ, कोई मतलब बारिश आ गई, बारिश आने के बाद वायरिंग कहीं से कटी हुई है और वो दीवार को टच होती है, तो आप देखते हो आपके विंडो के अंदर करंट आ रहा है। छोड़ दिया, छुट्टी होगी तो पूछो मैं तो, कोई बात नहीं। कॉमन में भी है तो पूरा चेक तो कॉमन में भी साल्ट है तेरा आज 2 घंटा चलो 40 सेकंड की, ठीक है। जैसे ही टच हुआ, आपने विंडो वगैरह को टच किया, आपको करंट लगता है। पंखे में कभी बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा टच करते हो आप, तार टू मतलब उसका इंसुलेट जो है वो छिल जाता है, तो आप क्या करते हो, टच करते हो तो करंट लगता है। तो वो करंट की दिशा कौन सी है, वो आपकी तरफ लीकेज होके आ रहा है, उसी तो अर्थ बोलते हैं। यानी अर्थ किस परिपथ का एग्जाम्पल है, तो अर्थ जो है किसी भी कौन से परिपथ का एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे जी क्षरण यानी लीकेज सर्किट का, ठीक है। समझ में आई बात। यानी वो करंट क्या बह रहा है, यानी आपने उसको रास्ता तो दिया था भी यार आपको पंखा चलाना है, करंट साहब आपको पंखा चलाना है, लेकिन वो तो आपको ही, आपने टच किया, आपको झटका लग रहा है। तो वो क्या कर रहा है, दूसरी दिशा में थोड़ा सा अंश, पूरा नहीं जा रहा, थोड़ा सा अंश दूसरी दिशा में या विपरीत दिशा के अंदर क्या होना शुरू हो जाए, प्रभावित होना शुरू हो जाए, तो ऐसे परिपथ को हम लीकेज परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लीकेज परिपथ कहते हैं। क्लियर है। तो ये बातें थी आपकी। कुछ सर्किट और भी है जिनको हम यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, उनके अलावा जोड़ने के हिसाब से, यानी एक परिपथ, दो परिपथ, तीन परिपथ इकट्ठे जोड़े तो एक होता है सीरीज सर्किट परिपथ, ठीक है ना। और एक होता है आपका समांतर परिपथ, पैरेलल सर्किट, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एक मिश्रित, यानी श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी, मिश्रित, मिक्स्ड परिपथ। बस इतना ध्यान रखना है। श्रेणी परिपथ का जिक्र आ जाए तो आपको याद करना है स से श्रेणी, श्रेणी से सी, सी, यानी इसके अंदर जो करंट होता है, करंट समान होता है। ये बात याद रख लेना, बस इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत काम आएगा। सी से सी करंट समान होता है। समांतर के अंदर आप पी याद रखना, पैरेलल, पैरेलल से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसके अंदर विद्युत या विभव, वोल्टेज समान होती है। बस इतना याद रख लोगे, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लियो। यानी वोल्टेज समान है तो एक चीज बदल रही है, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। वोल्टेज में से या करंट में से एक चीज किससे कारण बदलेगी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है आज तक वो पढ़ा है, VIR पढ़ा है, तो इससे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, इससे तो सिस्टम मिल जाता है। यानी ये दोनों अगर समान है कहीं पर, अगर I समान है तो क्या हिल रहा होगा, R के कारण क्या हो रहा होगा, वोल्टेज हिल रहा होगा। अगर इनमें से क्या, यानी एक चीज को हम कांस्टेंट रखूं तो एक चीज को हिलाना पड़ेगा तभी तो ऊपर नीचे होगा ना। तो करंट समान है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वोल्टेज भिन्न भिन्न मिलेगी आपको हर रेजिस्टेंस के अंदर, यानी हर रजिस्टर के अंदर वोल्टेज का मान अलग मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज समान है तो हर रजिस्टर के अंदर आपको करंट असमान मिलेगा। तो यही बात है, स से समांतर और स से, पीछे पढ़ भी लिया होगा आपने, है ना।
सी से श्रेणी, श्रेणी से सी, सी करंट, करंट समान होता है, बस इतना याद रख लेना। बाकी इस प्रकार से ये पूरे सर्किट को एक तरीके से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से जोड़ दिया जाए मान लो, ठीक है, एक रजिस्टर जोड़ा तो यही बातें हैं सारी की सारी। दूसरा जोड़ा तो ये कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। श्रेणी कैसे हो, एक सर्किट को पूरा नहीं जोड़ा, मान लो यहाँ से वोल्टेज दी आपने, नॉर्मल सा बता ही दूं क्या, ठीक है, ये हो गया मान लो। आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ अपने डी तार, ठीक है, एक सोर्स यहाँ लगा रखा है, एक आपने क्या लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार का सर्किट क्या हो गया बताओ, यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा दो बस, तो ये सर्किट श्रेणी हो गया, ऐसे जोड़ देंगे समांतर हो गया, तो उस चीज़ को छोड़ दो आप, ठीक है ना। ये बैटरी किस में जुड़ी है बताओ, पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, जाके किसी ने कहीं नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, बस इतना ही। आगे आपको किरचॉफ का नियम पढ़ना है, मेन चीज क्या पढ़नी है, किरचॉफ का नियम, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, किरचॉफ का नियम। क्या होता है किरचॉफ का, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधकता के बारे में आपको पता होगा, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बारे में चालकता के बारे में ही आपको पता होना चाहिए, कंडक्टेंस। उसके बाद आपको कनेक्टिविटी यानी विद्युत विशिष्ट चालकता के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें भी आप कर लो, लंबी क्लास चलाएंगे भाई, टेंशन मत लो। विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी, ठीक है। बताओ आप, ये क्या होती है जी, प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह में बाधा डाले, धारा के प्रवाह में बाधा डाले। अरे वो क्या होता है, धारा के प्रवाह में बाधा डाले, उस गुण को, उस गुण को क्या कहते हैं, उस गुण को, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की इकाई आपको सबको पता है, सबको पता है रे, सबको पता है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है, ठीक है ना। इकाई क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या होती है बताइए, ठीक है, यानी प्रति मीटर, सीधा कह सकते हो प्रति मीटर अगर प्रतिरोध मापा जाए किसी पदार्थ का, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी 1 मीटर आपने लिया, मान लो असाई मात्रक मीटर है, सेंटीमीटर लिया, कोई तार का टुकड़ा लिया, उसके अंदर कितना प्रतिरोध है ये जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, तो ये आप मापते हो जी, क्या होता है जी, यानी नाम ऊपर वाला अगर पढ़ते हैं तो क्या करते हो आप, आर बराबर रो एल ए पढ़ते हो, ठीक है ना। अब ये रो, इसका साइन क्या होता है, ये होता है। इसको बराबर लेना है तो आप कहोगे जी ए ऊपर ले आओ, आर ए हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आर क्या है जी, ओम में मापते हैं, एरिया किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, एल किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर स्क्वायर से मीटर, तो आप कहोगे जी इसकी इकाई क्या होती है,
ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, यानी प्रति मीटर कितना प्रतिरोध है, प्रति मीटर यानी इकाई, इकाई किसी की दूरी है, इकाई मतलब एक मीटर के अंदर जितना प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है? ओम मीटर कहलाता है। यानी एक मीटर के अंदर कोई पदार्थ में कोई प्रतिरोध है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है ना। अब यही चालकता है, ये इसलिए बताया क्योंकि चालकता समझनी है आपको। धारा के बहने में जो सरलता प्रदान करता है, यानी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो धारा को बहने देता है, आओ तुम बहो सजना, है ना। धारा को बहने में सरलता, मतलब सुगमता, ठीक है ना, यानी उसको कोई रास्ते में अड़चन न आने दे, ज्यादा से ज्यादा बहे, तो बह जितनी बहनी है उसे बोलते हैं हम चालकता। यानी वह गुण जो बाधा उत्पन्न करे, बाधा प्रतिरोध, जो बाधा उत्पन्न न करे, जो कहे धारा को जाओ 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 जाओ, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं, तो आप कहोगे वो गुण क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। यानी एक रोक रहा है, एक जाने दे रहा है, तो जो जाने दे धारा को उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम चालकता कहते हैं। तो चालकता को किससे लिखा जाता है? जी से लिखा जाता है। चालकता को किससे लिखा जाता है? जी, जो किसकी उल्टी होती है? प्रतिरोध की। तो यहां आप लिख सकते हो चालकता रेसिप्रोकल है, चालकता प्रतिरोध के उल्टा गुण है। पदार्थ का जो गुण है, एक तो होती है प्रतिरोधक, प्रतिरोध जो रोकता है, और चालकता क्या है? जाने देता है, यानी रोकने वाले से उल्टा गुण चालकता कहलाता है। तो यानी जी किसके बराबर है? 1/r के। तो आप कह सकते हो जी जी की इकाई क्या है? तो आर को किस में मापते हैं? तो आप कहोगे जी ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। तो इसकी एक तो इकाई हो गई प्रति ओम। क्या हो गई? प्रति ओम। आप कहोगे जी क्या इकाई हो गई? प्रति ओम हो गई। ठीक है, नहीं जी मजा नहीं आया। उल्टा है, ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा कर दो। क्या कर दो? ये ढक्कन सरका दो इसका, ऐसे उल्टा कर दो। तो आप कहोगे जी एक इकाई क्या हो सकती है फिर? इसको हम बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। ठीक है ना, मोह। या क्या बोल सकते हैं? तो आप कहो जी इसको हम साइन भी, साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। ठीक है ना, साइमन। मो को क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। एक इकाई और भी हो सकती है, हाँ जी, ऐसे भी लिखा मिल सकता है ओम -1। तो इसका मतलब भी क्या होता है? यही होता है। जिसका मतलब ये होता है, और जिसका मतलब ये होता है, और जिसका मतलब ये होता है, सब नाम अलग अलग है, लेकिन आपको पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी इकाई नहीं है, तो ये सारी है। प्रति ओम भी है, मो भी इसकी इकाई है, क्योंकि इसी को उल्टा मो लिखा जाता है। इसको साइमन के नाम से भी लिखा जाता है, क्योंकि साइमन ओम ने बताया होगा, है ना। साइमन ओम क्या था? ओम का नियम दिया था, साइमन कहा जाता है। और या इसको ओम -1, इसकी पावर क्या है? -1, यानी इसका मतलब यही होता है -1 का 1/ओम। ठीक है, हो जाएगा जी। निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा चालकता जो होती है वो किसकी होती है? तो आप लिख लेना चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की। उसके बाद किसकी होती है बताइए? तांबा की। उसके बाद किसकी होती है? सोने की। उसके बाद किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। तो इस प्रकार से चालकता ये ऊपर वाली है, नीचे नीचे धीरे धीरे घटती जाती है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विशिष्ट चालकता यानी आप सीधा सीधा याद कर लो, किसका उल्टा? प्रतिरोध का उल्टा चालकता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो आप कहोगे जी किसका उल्टा होता है? इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिसका मतलब है साइक्स। क्या है? साइमन। ठीक है, क्लियर हुई। अब इसको छोड़ो, किसका उल्टा है जी? इसका उल्टा है। तो ऐसे लिख सकते हैं जी, कैसे? ऐसे। ये है इसका उल्टा, क्या है जी? विशिष्ट चालकता है। यानी प्रतिरोध का उल्टा
चालकता होता है। प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। रेस्टिविटी का कनेक्टिविटी होता है, ठीक है ना। ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे जी, तो आपको, आप कैसे लिखोगे, बताऊं कैसे लिखोगे? अब बताओ इसको कैसे लिखते हैं? इसका उल्टा ही तो लिखना है यार। इसको कैसे लिखते हैं? ओम मीटर में। तो 1/ओम मीटर लिख लो, 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर। तो एक इकाई तो ये होगी, ठीक है ना। तो अब इसको अच्छा नहीं लगता तो इसने क्या किया, इसको कर लिया उल्टा। चलो ऐसे नहीं समझ में आता, ये चीजें फिर सभी समझाते हैं, आप थोड़ा अलग समझाते। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/ओम और गुणा में 1/मीटर, लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हैं जी। 1/ओम को हमने क्या लिखा है, 1/ओम को हमने कहाँ लिखा है, देखो भाई, 1/ओम को अपन ने क्या लिखा है, 1/ओम को अपन ने उल्टा ये लिख दिया, मो लिख दिया, या आप साइमन लिखते हो। तो 1/ओम की जगह में क्या लिख दूं, तो ये कह सकते हो आप, ये तो बात सही है जी आपकी। और गुणा में क्या हो गया, 1/मीटर। धीरे धीरे समझना पड़ेगा भैया, ऐसे भाग भाग के कोई समझाता है ना तो इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। 1/मीटर लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं जी, इसको तो हम मोह कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मोह प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसकी इकाई क्या होगी, मोह प्रति मीटर। या इसको ऐसे भी लिखा मिलता है, ओम मीटर, ये भी इसको लिखा मिल सकता है, एक लगा दो मीटर नीचे आ जाएगा। या ये भी लिखा मिल सकता है इसको, साइमन प्रति मीटर। तो सारी बातें सत्य है, क्योंकि ऊपर हमने इस बात को अच्छे से समझा, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी क्लियर, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा को रोकने वाला। प्रतिरोधकता यानी प्रति मीटर कितनी धारा रुक रही है, उसका जो गुण है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। मान लो प्रतिरोध तो ये पूरा पदार्थ आपको पता नहीं है, ठीक है, कितनी धारा, प्रतिरोध उसका गुण रोकने का। यानी आप इसको लंबाई ले लो, आप कह दो जी मैं तो 1 मीटर इसकी लंबाई लेता हूं तार की। अब जो निकालूंगा ना, यानी है क्या, प्रतिरोध ही है, लेकिन 1 मीटर का प्रतिरोध है। क्या है, 1 मीटर के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। 1 मीटर से अगर जितना पदार्थ में प्रतिरोध होता है वो इसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। यानी 1 मीटर में ओम प्रति ओम मीटर है, यानी ओम कितना प्रतिरोध है मीटर में, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। चालकता यानी धारा को बहने में रास्ता प्रदान करे, वो गुण क्या कहलाता है, चालकता। किसका उल्टा है, इसका उल्टा है। यानी जी बराबर किसके होता है, 1/r के बराबर होता है। आर का पूरा फार्मूला यहाँ लिख सकते हो आप, लिखो तो, ठीक है ना, वो वाला भी, लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना है। और जी बराबर क्या हो गया, 1/ओम हो गया। प्रति ओम क्या हो गया, प्रति ओम। या इसको हम क्या लिख देते हैं, किसका उल्टा है, प्रतिरोध का। यानी प्रतिरोध क्या है जी, प्रतिरोध तो ओम है, और इसका उल्टा है तो मोह है। इसका उल्टा क्या है, चालकता है तो मोह है। विशिष्ट चालकता क्या है, यानी प्रति मीटर उसकी चालकता कितनी है, यानी धारा को सुगमता कितनी प्रदान कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी। यानी 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 मीटर तार लिया आपने, उसमें कितनी चालकता है उसको हम विशिष्ट चालकता कह देते हैं, बस, ठीक है ना, मीटर में। क्लियर है, ये सारे के सारे ऐसा ही मात्रक है जो आपको पढ़ने हैं। पढ़ लो किरचॉफ का नियम, मेरे प्यारे किरचॉफ। बस आज खत्म कर देंगे, घंटे 2 लग जाए कोई चक्कर नहीं, है ना। इससे पहले एक बता देता हूँ, आपने ओम का नियम तो पढ़ ही लिया ना, ओम का नियम। अब जहां पर ओम का नियम नहीं लगता, कोई डीसी फ्री पथ है मान लो, उसमें ओम का नियम V बराबर IR नहीं हो पाता अपने से, अपने को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल
सरल परिपथ के लिए मैंने बताया था, सरल परिपथ होता है उसमें ओम का नियम लगा के आप इनके अंदर क्या कर सकते हो, और ये ओम का नियम मैंने पीछे वीडियो में समझा दिया, ज़्यादा इस पे डिस्कस मैं नहीं करूँगा। तो सरल परिपथ के लिए होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा जटिल परिपथ दे दे जिसमें आपको समझना हो जाए मुश्किल, यानी वहाँ पर किसका नियम लगेगा, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम यानी लॉ ऑफ किरचॉफ जो है वो, या किरचॉफ लॉ जो होता है वो किसके लिए है, तो आप ये कह दो यह भी डीसी परिपथ के लिए है, डीसी परिपथ के लिए, जिसमें धारा का मान ज्ञात करना ओम के नियम से संभव नहीं होता। उस परिपथ में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, किरचॉफ का नियम, यानी जहां वह नियम जहां ओम का नियम नहीं कार्य करता या उसका मान निकालना संभव नहीं है, उस पे क्या लगेगा, किरचॉफ का नियम लगेगा जी। कैसे लगेगा बता दो। तो आप कहो जी जटिल डीसी परिपथ जो होता है, या आप कहो जी जिसका मान निकालना ओम के लिए कठिन है, परिपथ के लिए डीसी परिपथ के लिए किसके लिए कठिन मान निकालने के लिए इसका किसका किया जाता है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम जो है दो नियम है, एक को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ और एक को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। यानी एक को हम क्या बोलेंगे जी, किरचॉफ करंट लॉ, यानी पहला नियम। कौन सा नियम है, तो आप कहोगे जी पहला नियम, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ धारा नियम, ठीक है। दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम जो है, अरे वाह जी वाह, मजा आ रहा है क्या, दूसरे को कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी विभव नियम, ठीक है ना। वोल्टेज क्या लिख लो, विभव की जगह वोल्ट लिख सकते हो आप, ठीक। तो ये तो कौन सा नियम है, पहला नियम। और ये दूसरा नियम, देखो पहला नियम जो है ये करता है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य, यहाँ जगह बच गई थी, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। यानी इसका सिद्धांत पूछा जाएगा आपसे, और ये क्या करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि जगह बोर्ड पे जब रह जाए तो बोर्ड अजीब सा लगने लगता है मेरे को, इसलिए मैं भर देता हूँ ना, ये बोर्ड हो गया फुल। यानी एक लो तो ये है जी, और दूसरा लो कौन सा है, ये है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, ये भी विद्युत धारा का मान या वोल्ट जो है विभव का मान निकालने के लिए होता है। यानी जिस परिपथ के अंदर अपने को ओम के नियम से परिपथ न मिले, यानी जिसमें धारा का मान न निकले या वोल्टेज का मान न निकाल पाए, ऐसे परिपथ के लिए हम किस नियम का यूज करते हैं, फिर किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं। यानी किरचॉफ नियम जटिल जो है या कठिन डीसी परिपथ है, जो मतलब आसानी से मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो होता है ना, उसको समझा धीरे से ऐसे समझा नहीं जा सकता, उसका मान निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए फिर ओम का नियम ना लगा के हम किसका नियम लगाएंगे, किरचॉफ का नियम। ओम का नियम भी इसी के लिए है, किरचॉफ का नियम भी आपको डीसी थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर ये पहले दी चीज़ें दी हुई है। ओम का नियम मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि हमें और जगह भी काम में लेना था, इसलिए उनका उसका डिस्कस मैंने बहुत पहले कर दिया था। आप रेगुलर क्लास देखते हो, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
के ऊपर कमेंट करके बताइए कैसा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, या आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है क्या? ठीक है, तो कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम, एक होता है धारा, दूसरा होता है कौन सा? दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा वोल्टेज नियम, यानी धारा नियम, वोल्टेज। धारा को पहला नियम और वोल्टेज को दूसरा नियम। धारा को कौन सा नियम? पहला नियम, और वोल्टेज को दूसरा नियम कहते हैं। यानी धारा का नियम जो है, यानी किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश के संरक्षण का मतलब यही होता है भी अगर आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही उसको क्या किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है, लेकिन उसको उत्पन्न जो किया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी आवेश स्थिर रहता है, वो भागों में बंट सकता है, यानी वो एक दूसरे को दिया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम यही कहता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, यानी ये भी कहता है ना ऊर्जा को खत्म किया जा सकता, ना ऊर्जा को क्या किया जा सकता, बनाया जा सकता। ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। ऊर्जा का क्या बदल सकते हैं? रूप बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा है, उसको अगर हम बदलना चाहे तो सेल में रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया, हीटर में हम क्या कर लेते हैं, हीटर में उसको किस में बदल लेते हैं, उष्मा ऊर्जा में बदल लिया। जैसे आप पंखे के अंदर यांत्रिक ऊर्जा, मोटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा, अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे ऐसे संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा न तो खत्म होती है, न इसको बनाया जा सकता है, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, रूप बदला जा सकता है। ये भी न बनाया जा सकता है, न इसको खत्म किया जा सकता है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो किरचॉफ का पहला नियम बहुत ही प्यारा नियम, किरचॉफ धारा नियम। फिर बता देता हूं मैं, इसको कौन सा नियम कहते हैं? पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम। आपसे पूछा जाएगा किरचॉफ का पहला नियम कौन सा है, तो धारा, ठीक है ना। और किस पे आधारित है? आवेश के संरक्षण पे आधारित है। किस पे है? आवेश के संरक्षण पे। ये दिए किसने थे? किरचॉफ ने दिए थे। किसने दिए थे? किरचॉफ ने दिए थे, ठीक है ना, आवेश के संरक्षण पे। ये बात तो होगी अब क्लियर, ठीक है ना। रूसी वैज्ञानिक था एक, जिसने ये वैज्ञानिक ने नियम दिए थे। यानी किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है जी? धारा का नियम क्या कहता है? डीसी परिपथ, डीसी पूरा लिखो भाई। किसी बंद डीसी परिपथ में किसी नोडल या बिंदु कह सकते हो आप, जंक्शन कह सकते हो, नोड या आप जंक्शन कह लो, या आप कह लो बिंदु, ठीक है। बिंदु पर धारा का बीज गणितीय योग, गणितीय योग शून्य होता है। कौन मैसेज कर रहा है भाई? क्या होता है बीज गणितीय योग? क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। आप में से ही है कोई भैया, ठीक है। डीसी परिपथ क्या कहना चाहता है? देखो बंद परिपथ कह रहा है, पहले बात तो कह रहा है बंद परिपथ, यानी कोई भी जंक्शन है, कोई जंक्शन है, उस पे धारा का मान जो है वो बीजगणितीय योग जो होता है, यानी अलजेब्रिक जो इसका क्या होता है, क्या है योग जो है वो क्या है, उसका एडिशन जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। देखो कैसे जी, ये कह रहा है सिग्मा आई जो है वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। इस नियम के अनुसार ये नियम ये कहता है। क्लियर है? कैसे होगा जी बताओ। मान लो, क्या मानना है जी, आपने ये ले लिया, ये बना दिया जंक्शन, ठीक है, ये जंक्शन बना दिया। क्लियर है? आपने एक तो इधर से दे दी I1 लगा लो आप, ठीक है ना,
I1 लगा लो, करंट दिया आपने, इधर से सोर्स आ रहा है, करंट इधर जा रहा है, और एक करंट मान लो इधर से आ रहा है, I कौन सा हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर निशान देखना इसके निशान, ठीक है, निशान में बदल देता हूँ चलो। ठीक है, अंदर जा रहा है, ये निशान है इसके बाहर जाने के। मान लो ये I3 है और ये I4 है, ये I5 है। क्या इसका हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं? तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब किरचॉफ का नियम अपने पास है, तो इसने ये बता भी दिया भी धारा जो बीजगणितीय किसी भी जंक्शन पे जो शून्य होगा, मान शून्य होगा, यानी ये क्या कह रहा है, ये कहता है उस जंक्शन पे आने वाली धारा बराबर किसके होगी, जाने वाली धारा के। समझने के लिए ये आसान है, जाने वाली धारा। ठीक है, या आप कह सकते हो इनपुट जो है, इनपुट जो आई है वो किसके बराबर है, आउटपुट आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी आई है उतनी ही जा रही है, तो ये बात भी हो गई। ठीक है, शून्य कैसे हुआ जी, ये कहता है आई देखो I1 है, I1 है प्लस में I2 है, यानी धारा कितनी आई है, धारा आई है, धारा आई है। ठीक है ना, तो माइनस क्या करना है जी, I3 माइनस I4, यानी जा रही है उसको लिख देंगे -5, बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या कह रहा है, 0 होगा। यानी आने वाली धारा से अगर जाने वाली धारा घटाई जाए तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो I1 प्लस I2, इसको बराबर लेके जाऊंगा, ये उधर जाकर साइन क्या हो जाते हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5, क्योंकि प्लस वाले माइनस वाले साइन 5 हो जाते, आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर होती है। ठीक है, कैसे जी, हो जाएगा, यानी ये जो आ रही है ना उतनी ही आगे जा रही है, यानी आ रही है उतनी जा रही है। कैसे, मैं कह दूं I1 3 एम्पियर है और I ये 8 एम्पियर है। ठीक है, धारा कितनी आ रही है, और आपको मैं ये पूछ लूं मान लो इसके अंदर कोई जंक्शन के अंदर कितनी धारा होगी, तो आप बता पाओगे आराम से। मैं ये कह दूं ये I5 जो है वो 2 एम्पियर है, I4 जो है 3 एम्पियर है। ठीक है ना, तो 3 और 2 5 हो गए। I3 कितना है ये पूछ लूँ मैं आपसे, I3 कितना है, तो आप निकाल पाओगे, हाँ जी निकाल पाएंगे। कैसे नहीं निकाल पाएंगे, आपने सिखाया, अब निकाल देंगे, 1 मिनट में निकाल देंगे जी, बस रख दो, कुछ नहीं करना, रख दो। ठीक है, यानी I1 प्लस I2 बराबर क्या है जी, I5 यानी ये देखना है जाने का साइन किधर है और आने का साइन किधर है, आने वाले को इकट्ठा करना है, जाने वाले को इकट्ठा करना है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। यानी I3 जाने वाली है, I4 जाने वाली है और I5 जाने वाली है। ठीक है, I1 का मान कितना है जी, 3 है, I2 का मान 8, वैसे निकाल लोगे आप धीरे धीरे। I3 का मान कितना है जी, तो I3 है आपकी 3 एम्पियर। ठीक है, I3 तो है ही नहीं ना, 3 तो निकालनी है जी, I3 हमें निकालनी है। I4 कितना है, I4 जो है यानी करंट नंबर 3 एम्पियर है, और I5 कितना है, तो आप कहोगे जी 2 एम्पियर है, तो आप कहोगे जी आ जाएगा, इसको बराबर लेके जाओ। 3 और 2 कितने हो गए, 5, इधर आ गया 5, ये कितने हो गए, 5। ठीक है, और 8 और 3 11, तो आप कहोगे जी 11 बराबर है I। ठीक है, इसको इधर लेके गए, 8 बराबर क्या आ गया, 11 बराबर है I3 प्लस में 5। I3 कितना हो जाएगा, तो I3 माइनस का 5 इधर आएगा, तो 11 माइनस 5 बराबर I3, तो I3 की वैल्यू आ गई 5, कितनी हो गई,
I3 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 8 और 3 11, 11 में से 5 जाए कितने बच गए, 6, कितने बच गए, 6 एम्पियर। तो I3 कितना है, 6 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। कैसे निकला, पता ही चल गया। कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाना ही तो है। इस प्रकार से आप जोड़ घटा सकते हो क्या, हाँ जी। यानी मैं कह दूं 2 है तो आपको क्या करना है, जाने वाली धाराओं को जोड़ देना है और आने वाली धाराओं में से घटा देना है। जितना अंतर आएगा वो 1 का पूछा जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या, आराम से हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो, यानी मतलब क्या, योग गणितीय योग शून्य है, यानी जो सिग्मा आई है वो शून्य के बराबर होता है। यानी जितनी धाराएं आती है कहीं से भी आए उतनी ही जाती है, यानी आने वाली जितनी जाने वाली, तो बीच का जो होगा वो क्या हो जाएगा, नोड बिंदु पर, इस बिंदु पर योग कितना होगा, तो योग होगा शून्य। क्या होगा, शून्य होगा। भाई तार पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। जाने वाले को सुना, आने वाले को सुना, तुम देख लो, कुछ भय नहीं है। ये है एक, मैंने कह दिया I2, I1 है, ठीक है। ये 2, ये I3 हो गया और इसको I2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। और मैं कहता हूं I2 जो है ये है, I2 इधर ऐसे साइन मिलेगा। तो I2 की वैल्यू मेरे पास और I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I3 ये है और ये चिन्ह ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे पास 4 एम्पियर है और I2 मेरे पास 7 एम्पियर है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप कहोगे जी इसकी निकाल पाएंगे, अरे वाह। आने वाला कौन है, तो आप कहोगे जी आने वाला ये है, आने वाला I2 है, ठीक है ना। और जाने वाले कौन है, तो I1 है और इधर वाले I3 है। I3 I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है जी, 7 एम्पियर। I2 कितना है, 7 एम्पियर। I3 कितना है, 4 एम्पियर। और I1 हमें निकालने के लिए दिया हुआ है। तो आराम से ऐसा चित्र मिलेगा आपको, इसको डायग्राम मिलेगा पेपर के अंदर, सीधा सीधा उसको टेप देना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए आने वाली कौन सी है और जाने वाली कौन सी है। तो I2 कितना है जी, I2 7 एम्पियर है। I1 कितना है जी, हमें नहीं पता। I3 कितना है जी, 4 एम्पियर है। तो आप कहोगे जी I1 कितना हो गया, तो I1 मतलब 7 में से 7 एम्पियर से कितना चला जाएगा, 4 एम्पियर चला जाएगा। तो आप कहोगे जी 3 एम्पियर। यानी I जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। ऐसे ऐसे करके निकाल दोगे, हाँ जी। आने वाली बराबर जाने वाली, ये लो। ऐसा भी हो सकता है क्या, ये निकाल दियो, ये निकाल दोगे, हाँ जी। इसमें I1 नहीं लिखता हूं मैं, कुछ भी नहीं लिखता हूं, आप ये बता देना। इसकी 3 एम्पियर वैल्यू है और इसकी भी 3 एम्पियर वैल्यू है, ठीक है। इसकी 2 एम्पियर वैल्यू है और इसकी 1 एम्पियर वैल्यू, ठीक है। या कुछ साइन दे, मान लो ए लिख देता हूँ, चलो मैं ए लिख देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये सी डी ई है और ये एफ है और ये जी है, ठीक है। ये है 7 एम्पियर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 7 एम्पियर। और ये है 5 एम्पियर। इसके अंदर कितनी धारा होगी, जी के अंदर कितनी होगी, जी में बताइए आप कितनी होगी। तो आप बता पाओगे क्या, आपने अगर चिन्ह पहचान लिए, बस कुछ नहीं करना, केवल चिन्ह को देखना है। आने वाली जाने वाली,
आने वाली कौन सी है, तो ये देख लो पहले, यानी ये एक तो आने वाली है और एक क्या है, ये आने वाली है। तो आपको क्या लिख लेना है, पहले आने वाली लिख लेना है ए प्लस बी। और आने वाली कौन सी है, ये जाने वाली, ये जाने वाली, ये आने वाली है प्लस ई। बराबर किसके हैं जी, बराबर है आपके सी के प्लस डी के प्लस एफ के और प्लस जी के। ठीक है, आप आराम से निकाल पाओ, एक बार देख लिया ना, ये तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे भी निकाल पाओगे। देखो आने वाली 7, 3 और 3 6, 6 और आने वाली क्या है, 6 और 7, 6 और 7 कितनी हो गई, 13, 13 हो गई जी। ठीक है, 2 1 3, 3 और 5 8, और 8 है तो 13 में 8 जाए कितने बच गए, वो बाकी बच जाएंगे। देख लो ए बी ई कितनी है, ए 3 है जी, प्लस इधर देखो बी कितनी है, 3 है जी, इधर तो देखो 7 है जी। सी कितना है जी, सी देखो जी, सी 1 है जी। ठीक है ना, डी कितना है जी, 2 है जी। एफ कितना है जी, 5 है जी। टाइम बहुत मिलेगा आपको, टेंशन मत लेना। जी निकालना है जी, बस। 3 और 3 6 और 7 13, बराबर में 3 और 5 8 प्लस जी। ठीक है, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 बराबर क्या हो गया जी, 13 से 8 जाए कितना बच गया, 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। तो आपको जी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5 एम्पियर, आराम से निकाल पाओगे। यानी आने वाली जाने वाली, आने वाली जाने वाली, ऐसे ही तो याद करना है। ठीक है, एक और निकाल दो। आने वाली जाने वाली निकाल सकते हो ना आप, तो कैसे ही निकाल पाओगे यार, आप आराम से निकाल पाओगे। देखो ये दे दिया मैंने आपको। हम्म, 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 निकाल दोगे, हाँ जी। साइन मैं बना देता हूँ इससे। ठीक है, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर। ठीक है, और अब आपको और आसान करके दे देता हूँ ना, मैं आसान बना देता हूँ ना इसको। ठीक है ना, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर, बता पाओगे क्या, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर बता देना आप। कैसे बताओगे, हरे हरे को जोड़ना है, यानी किसको जोड़ना है, 7 प्लस 9 प्लस 5। देख लो इसको, जाने वाली आने वाली जोड़नी है बस। 7 5 9 और 6। अब अपने पास से दिया है तो हो सकता है गलत हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जोड़ जाड़ गलत ना हो जाए। 5 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर प्लस ये हो जाएगा, इसको एक्स लिख लेते हैं ना। 16 16 और 6 22, 22 और 5 27 एम्पियर आ गया इधर। 5 और 8 और 5 13, 13 और 6 19 प्लस एक्स। 27 ए माइनस 19 ए बराबर एक्स हो गया। 19 से गए कितने आ गए, 8 एम्पियर।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कमेंट करके बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बिल्कुल आसान सा दे देता हूं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है, ठीक है ना, ये एफ है। इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर, इसकी वैल्यू 5 एम्पियर और इसकी वैल्यू है 6 एम्पियर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है 7 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ई के बारे में बताना है, इसमें क्या बताना है, ई के बारे में बताना है। कमेंट करके बता दियो भाई, क्या करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ में तो आ रहा होगा, दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका करंट नियम। किसका नियम, करंट नियम। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझाएंगे तो टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है ना। और टाइम लगे चाहे यार, डीसी थ्योरी को आज खत्म करते हैं बस। मैं कोई चीज़ को जब सीरियस ले लेता हूँ ना तो फिर बात बनती नहीं है। वोल्टेज का नियम क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। दूसरा नियम, कौन सा नियम है, दूसरा नियम, विद्युत का किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज नियम कहते हैं। और ये किस पे काम करता है जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। ना 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 रे ना रे ना ना बाबा ना रे, नौकरी लगा रे, जल्दी से नौकरी लगा। कहाँ पढ़ना पड़ता है, नौकरी लगने के बाद तो है ना, मैं ये किरचॉफ विरचॉफ को गोली मारूंगा। मन में तुम्हारा होगा ये छोड़ दो, इसको फेंक दो, किताबें कोई काम की नहीं है, ये वो है ना, मन में यही रहता होगा। कुछ नहीं मारनी है इसको गोली वोली भैया, किरचॉफ का नियम पढ़ना है और पेपर तक पढ़ना है। पेपर नौकरी लगने के बाद किरचॉफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ ये कहा जाएगा फलाने फलाने, ठीक है, जगह तार टूट गया आंधी आने से, उसको जोड़ाओ भाई, जल्दी करो आप, लेट मत करो, कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। वो फलानी जगह ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को आग लग गई भाई, जल्दी जाओ आप उसको सेट करके आओ। वहाँ पे अर्थ हो रहा है, वहाँ पे करंट आ रहा है जी, खंबे में करंट आ रहा है जी, जल्दी जाओ ठीक करके आओ। ऐसे काम होंगे। और जेई लग गया, वो कहेगा ठीक करके आ जा जा, ठीक है। जेई साहब तो फिर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं ना। तो जेई जीएसओ, ये तो बहुत बढ़िया पोस्ट है भाई, इनकी तैयारी आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया जगह जाने वाले हो, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये था दूसरा नियम। इसके अंदर क्या कहता है, ये कहता है बंद डीसी परिपथ में प्री बंद डीसी परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यानी सिग्मा वी जो है किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। सिग्मा काम आएगा आगे, ये सिग्मा ऐसे काम नहीं है। ये किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। कैसे जी, बताओ जी, ठीक है, ऐसे लिख लो यार। यानी आने वाली, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी
पहले समझो ही नहीं गए। मान लो आपके पास 5 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिख लो, V4 प्लस V5 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो V प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 माइनस V5 बराबर किसके हैं, 0 के हैं। आप ये भी कह सकते हो आने वाली तो कैसे कहेंगे, ठीक है, दिया गया वोल्टेज, दिया गया ईएमएफ, दिया गया ईएमएफ बराबर होता है ड्रॉप वोल्टेज के। किसके बराबर होता है, ड्रॉप वोल्टेज के। ठीक है, ये हो गया जी, निकाल के देखते हैं। चलो, ये तो समझने वाली बात है। एक आपने यहाँ से दिया, यानी यहाँ से दिया प्लस ये माइनस कर लिया, ये आपके पास सोर्स था और सोर्स के अंदर आपने कोई दिया, मान लो V1 दे दिया इसको। क्लियर है, क्या दे दिया, V1 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये बंद परिपथ बनाना है हमें। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक रजिस्टर लगाना, यानी R लगा दिया आपने। ये R है, उस पर डिपेंड क्या करेगा, वोल्टेज, तो ये V2 मान लो। ठीक है, एक आपने ये लगा लिया, इसको R2 मान लो R2 है, ये R1 है, तो ये क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है, दूसरी धारा आप इधर से दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वोल्टेज इधर से दे रहे हो, और ये क्या होता है, आप दे रहे हो ये मान लो V5, मैंने क्या लिया, V4 V5, ठीक है, V4, इसको V5 लिख देता हूँ, है ना। और ये आपने लिख लिया, इधर क्या क्या लिखा है मैंने, V1 V2 V3, तो V1 लिख देते हैं। यहाँ पे जो V1 होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर है, तो ये आने वाली जाने वाली, जितना यहाँ से दिया यहाँ दिया, वो इतने में से मिलकर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका मान इसका मान इसका मान आपको पता है ये किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। यानी इसके हिसाब से V1 V2 V, कहाँ है V1 V2, V1 V2 और V1 V2 V3 किसके बराबर है, जो V4 है आपका और V5 है। ठीक है ना, V4 है आपका और V5 है। क्लियर है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी आपने बैटरी 2 लगाई है मान लो, और 2 का ईएमएफ 4 वोल्ट था दोनों का, और तो इन तीनों के अंदर भी क्या मिलेगा, इन तीनों के अंदर जब निकालोगे तो 1 2 3 का क्या मिलेगा आपको, 4 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। निकाल के देखें क्या, निकाल लो जी, एक क्वेश्चन तो करवाए दो कम से कम, है ना, हो जाएगा क्या आराम से। मैं कह देता हूँ, मैं क्या कहूँगा भैया, किरचॉफ कहता है अगर इसके अंदर 3 वोल्ट है और इसके अंदर 4 वोल्ट है, बिल्कुल आसान से आसान चीज़ें करवा रहा हूँ आपको, मान लो, और इसके अंदर 3 वोल्ट है, ठीक है, और इसकी मान लो 5 वोल्ट है, V4 5 वोल्ट, तो ये कितना होगा, यानी ईएमएफ इसने कितना दिया होगा, आप निकाल पाओगे। V1 कितना है, V1 प्लस आप कहते हो जी V2 प्लस आपने लिखना है VT, यानी जहाँ खपत हो रही है वो सोर्स और खपत के बीच की है ये। आप ये कह सकते हो, मान लो V4 5 क्या लिखा है मैंने, ये तो है जो क्या हो रही है, परिपथ के अंदर है, ठीक है ना, परिपथ में जो है, और ये किस में है जी, ये स्रोत है जो उसके द्वारा दी जा रही है, उसके बराबर होता है। ठीक है ना, यानी ये स्रोत हैं दोनों के दोनों, क्या है, विभव स्रोत है ये। बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, ये और सोर्स हो सकता है, अल्टरनेटर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सोर्स है। यानी ये जो बीच वाली धारा है ना, वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के, या 3 4 जितने भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर किसके हैं जी, V4 प्लस V5 के। समझना है, बस इतना समझ लो, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। पिछले वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। V1 V2 V3, V1 कितना है जी, V1 है 3 प्लस V2 कितना है 3 प्लस V3 कितना है 4, V4 कितना है 5। ये 5 लिखने में मेरे को बहुत दिक्कत आती है भैया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, और प्लस
V5 आपको निकालना है। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में से इधर आएगा -5 हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा -5 बराबर V5 आ जाएगा। ठीक है, तो V5 कितना आ गया? V5 आ गया आपका 5 वोल्ट। क्या आ गया? 5 वोल्ट। ये 5 लिखने में मेरे को हमेशा से दिक्कत है भैया, 5। ठीक है, यानी जितना ईएमएफ इसको दिया गया है वो ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप जो होती है उसके क्या होता है? बराबर होता है। ये बात ये कहता है नियम 2, जो किसका नियम कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। या दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं? विभव का नियम। विभव का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं। क्लियर हो जाएगी ये बात? कवर हो जाएगी ना? हो जाएगी जी। टाइम हुआ है 1:25, 1 घंटे 25 मिनट। ठीक है, कर लोगे आराम से? हाँ जी कर लेंगे। और आगे करें? हाँ जी करो, क्योंकि बस इसको आज खत्म करना है। क्या करना है? इसको खत्म करना है। इसको खत्म करना है। थोड़ा थोड़ा पानी पीने दिया करो यार मेरे को, क्योंकि पानी न तो फिर कुछ नहीं होता, होठ सूख जाते हैं और आप मेरे को होती है दिक्कत। ठीक है, रफ्ता रफ्ता तेरा वे गाना, तेरा हुआ सांसें तेरी मेरे नाम। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, और खत्म करते हैं इसको ना। एक आपने एलिमेंट पढ़ा होगा, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया एलिमेंट यानी अव्यय क्या होता है, या आपने युक्ति के बारे में पढ़ा होगा, या डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा, या इस प्रकार से आपने युक्ति डिवाइस वगैरह घटक वगैरह या इसके बारे में कभी पढ़ा होगा। ना पढ़ा तो पढ़ लेंगे। अब ये जो युक्ति क्या है? युक्ति मतलब दो प्रकार की हो सकती है, यानी जो विद्युत परिपथ जो होता है उसके अंदर प्रयोग होने वाले वो क्या है? कारक हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। वो किस प्रकार के हो सकते हैं? वो या तो सक्रिय है या क्या है? निष्क्रिय, यानी एक्टिव या इनएक्टिव कह सकते हो। क्या है? एक्टिव है या इनएक्टिव। या आप उसको कह सकते हो सीधा सीधा बढ़िया लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें तो एक्टिव और एलिमेंट सक्रिय। ठीक है, अव्यय। और एक होता है आपका पैसिव एलिमेंट। दो प्रकार के एलिमेंट आपको पढ़ने को मिलते हैं और डीसी थ्योरी यहाँ खत्म हो जाती है। निष्क्रिय या अक्रिय अव्यय, ये आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, नंबर 1 है और नंबर 2 है। क्या हो गया? नंबर 1 और नंबर 2, यानी कितने प्रकार की युक्तियां हो गई आपके पास? युक्ति 2 प्रकार की होती है, वो तो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अनंत समय तक, इन्फिनिटिव यानी अनंत समय तक ऊर्जा देने में सक्षम है, ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं, प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने में जो सक्षम होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो अनंत समय तक ऊर्जा देते रहेंगे जब तक उनके पास खत्म नहीं होता, खो जाती, मतलब वो क्या है? एक्टिव सोर्स है। ठीक है ना, तो या वो दूसरा भी है, दूसरा क्या? या जिसके अंदर क्या हो? एम्प्लीफिकेशन का गुण हो, यानी प्रवर्धन का जो गुण रखते हैं। जिन अव्यय के पास प्रवर्धन का गुण होता है, प्रवर्धन का गुण होता है, वह एलिमेंट भी क्या है? एक्टिव कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो डायोड। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट कौन से, उसके एग्जाम्पल कौन से, उदाहरण आप इकट्ठे लिख लो। ठीक है ना, जैसे आपका विभव स्रोत,
देने वाला, बैटरी हो सकती है कोई, मान लो, ठीक है। और जो ये प्रवर्धन का गुण रखते हैं वो डायोड होते हैं और ट्रायोड होते हैं। यानी डायोड ट्रायोड हो गई, ये जो आपके जो बीजीआई है, एफईटी है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एम्पलीफिकेशन का, इनमें से दोनों में से एक बात को भी अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब वो क्या है, एक्टिव डिवाइस कहलाएगा या एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। एक्टिव डिवाइस या एक्टिव एलिमेंट, यानी जिसके पास ये गुण है, या तो वो ऊर्जा दे रहा है, जैसे ये विभव स्रोत होता है, ये ऊर्जा देता है आपको, मान लो विभव स्रोत हो गया, धारा स्रोत हो गया, ठीक है ना, धारा स्रोत हो गया। ये स्रोत क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, इनके अंदर एम्पलीफिकेशन का गुण, धारा स्रोत हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है ना, बैटरी हो गई, अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। तो ये गुण क्या है, ये क्या करते हैं, ऊर्जा देने में सक्षम है। और एम्पलीफिकेशन, ये नीचे वाले जो है वो जो आपका डायोड ट्रायोड हो गया, बीजीआई हो गया, एफईटी हो गया, तो ये क्या करते हैं, एफईटी हो गया आपका, एससीआर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। एक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट वो है जो किसी युक्ति, मतलब किसी परिपथ को पूरा करने में सक्षम होते हैं, किसी भी परिपथ के अंदर जोड़े जाते हैं तो वो अपना एक अलग प्रकार का एक कार्य दिखाते हैं, चाहे वो विभव स्रोत दे रहे हैं, चाहे वो ले रहे हैं, चाहे प्रतिरोध है मान लो, तो वो क्या करता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, वो उसका भी तो काम है। यानी परिपथ में जिनको जोड़ा जाए और उनका एक अपना अपना एक कार्य होता है, उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सुरक्षा युक्ति हो गई आपकी, ये भी एलिमेंट ही है, स्विच हो गया आपका, ये भी तो एलिमेंट ही है, ठीक है ना, एलिमेंट ही हैं सारे के सारे, ठीक है। आपने पंखा जोड़ा, ये भी तो एलिमेंट ही है उस परिपथ के हिसाब से। तो वो एलिमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, तो एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हैं, तो वो ऊर्जा देने वाले होंगे, या वो एम्पलीफिकेशन करने वाले होंगे, यानी विद्युत के अंदर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड जो होता है उसको घटाने बढ़ाने का काम करने वाले होंगे, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड को घटाने का बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के वो है। तो जो विद्युत धारा के अंदर कुछ परिवर्तन ला रहे हैं वो कौन से हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो मतलब ऊर्जा अनंत समय तक प्रदान करने की क्षमता नहीं रखती, ऊर्जा अनंत समय तक प्रदान करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, तो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। यानी ऊर्जा नहीं है उनके पास, देने का मतलब ऊर्जा क्या नहीं दे सकते, वो अनंत समय तक नहीं दे सकते, लेकिन उनके अंदर क्या हो सकता है, ऊर्जा को परिवर्तन करने का गुण हो सकता है, उसमें परिवर्तन करने का गुण हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट। जैसे पैसिव का मतलब खड़ा रहना नहीं होता, ठीक है, पैसिव का मतलब आपने जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध ऊर्जा देता है क्या, नहीं देता जी, वो तो खपत करता है। तो वो कौन सा एलिमेंट हो गया आपका, आपका प्रेरक है, इंडक्टर जो होता है वो, कैपिस्ट, कैपिस्टर तो क्या कहेंगे, कैपिस्टर, हाँ, कैपिस्टर को क्या बोलते हैं, संधारित्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र, ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसफॉर्मर हो गया आपका, जैसे पंखा लगा लो, आप पंखा कर लो, ठीक है, और आपका बल्ब कर लो, हीटर कर लो, फ्रिज कर लो, ये एलिमेंट जो ऊर्जा को खपत कर रहे हैं मान लो सीधा सीधा, ठीक है ना। लेकिन ये एग्जाम्पल याद रख लेना हेडिंग डाल के, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है, बाकी तो आपको पता ही चल जाएगा आराम से। युक्ति में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, युक्ति में जुड़े रहें, लेकिन उनका ऊर्जा नहीं प्रदान करने में जो सक्षम होते हैं, उन एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपका प्रतिरोध जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है युक्ति के यानी परिपथ के अंदर, तो वो क्या है, पैसिव है, ठीक है ना। यानी वो ऊर्जा में परिवर्तन तो कर सकते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, इसलिए ये नाम जोड़ दिया आपने, ठीक है। पंखा है ऊर्जा में और बल्ब, हीटर है, मोटर है आपकी सारी मोटर, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट जो है वो कौन से एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव जो ऊर्जा दे रहे हैं, या तो मतलब विभव स्रोत ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, बैटरी वगैरह है, वो होते हैं। बाकी जो परिवर्तन कर सकते हैं, डायोड और ट्रायोड, बाकी सब सारे के सारे आप उसमें डाल देना।
पैसिव एलिमेंट। और भी होते हैं लीनियर एलिमेंट, ठीक है, अलग तरीके से बांटे तो क्या हो सकते हैं, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, रेखीय अवयव, ठीक है, अलग तरीके से बांटे दो प्रकार के ये हो गए। नॉन लीनियर एलिमेंट, अरेखीय एलिमेंट, ठीक है, दो प्रकार के ये हो गए। एक्टिव भी आगे अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव एलिमेंट भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं, ठीक है। करंट डिपेंडेंट, करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो इस प्रकार के एलिमेंट भी होते हैं ना, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। रेखीय अरेखीय, रेखीय मतलब सीधा कह सकते हो रेखा, सीधी रेखा जिसमें जाती है, यानी ये आई है और ये क्या है, आर है, ठीक है, जो क्या करते हो, ओम के नियम का पालन करते हो, ओम के नियम का अगर पालन करते हैं, नियम का पालन करने वाले, पालन करने वाले अवयव क्या कहलाते हैं, रेखीय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं रे, रेखीय कहलाते हैं। और जो ओम का नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन न करने वाले अवयव क्या कहलाते हैं, अरेखीय। जैसे इस प्रकार से आपने दिया होगा, ये जैसे ये क्या है, अर्धचालक का एक साइन हो गया, तो आई कहीं घटती है, एक आर बढ़ता है, घटती है, कोई चक्कर नहीं है, यानी आर पे अगर डिपेंड कर रहा है किसी का, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर, ठीक है, किसी समय में वो क्या नहीं होता, एक समय में साथ में जीरो होते हैं मान लो, तो उसको रेखीय कहते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये किसका, अर्धचालक जितने भी होते हैं, तो अर्धचालक किस में आते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन अरेखीय अवयव के अंदर आते हैं, किस में आते हैं, अरेखीय, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है, जैसे कार्बन का प्रतिरोध है, वो किस में आता है, तो आप बताइए, ठीक है, बताइए किस में आता है, ठीक है, अर्धचालक है वो इसमें आते हैं। जैसे इसका मतलब ये भी मान लो, ये मान लो इस प्रकार से जा रहा है, तो आई आर, ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका जो इनपुट है वो अगर जब जीरो है ना, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, हाँ, ठीक है, तो ये है, यानी आउटपुट जब जीरो होती है, इनपुट जब जीरो होती है, तो ओम के नियम का पालन जो करते हैं वो क्या होते हैं, वो अवयव क्या होते हैं, आपके रेखीय अवयव होते हैं, और जो नहीं करते वो क्या होते हैं, ये होते हैं, यानी जो आपके क्या है, जो आपके प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, रजिस्टर है, वो किसका नियम करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, तो वो कौन से हो गए, रेखीय अवयव हो गए, क्या हो गए, रेखीय अवयव हो गए, ठीक है। और प्रति अर्धचालक जैसे आपका डायोड है, वो कौन से अरेखीय है, डायोड, ट्रायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अरेखीय होते हैं। बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। रेखीय यानी ऐसे भी याद कर सकते हो, ये स्लोप जो है, ये ढलान जो होती है वो आगे ऊंची नीची नहीं होती, ये कहीं भी ऊंची नीची जा सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, तो वो अरेखीय होते हैं। बाकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो
लंबी क्लास हो गई, आज के लिए इतना ही। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी दे और आप 2023 में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बनाओ। इस प्रकार से आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। और जल्दी जल्दी आपका सपना पूरा करें, करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ हम। वो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू टू ऑल।